प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। हिंदी में हम भारत की खोज जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका में पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता। पिछले कुछ भागों में हमने भगवान महावीर के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की, यह कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए, शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर, पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। बुद्ध की मूर्ति हमने कई बार देखी है। वे या तो पत्थर की मूर्ति होगी या संगमरमर की या कांसे की। तो उनको बुद्ध को किस प्रकार से आकार दिया है, कल्पना में ढाला गया है। कई अनगिनत हाथों ने, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, उनको अलग अलग चीज़ों से उनकी मूर्ति को आकार दिया है। भारतीयों के विचारों की संपूर्ण आत्मा की और कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर वे आसीन हैं और बिल्कुल ही शांत मुद्रा में वे दिखाई देते हैं। धीर अर्थात धैर्य धारण किए हुए, वासनाओं और लालसाओं से परे, उन्हें किसी भी प्रकार की लालसा या इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख की आस नहीं है। वो उनकी जो सुंदर सी प्रतिमा है उसमें प्रतीत होता है। इस संसार के तूफानों और संघर्षों से इतनी दूर मतलब बहुत ही शांत मुद्रा में बैठे हुए वे मूर्तियों में प्रतीत होते हैं। पहुँच से इतने दूर मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। अर्थात जब उनकी प्रतिमा को हम देखते हैं तो उसके अंदर इतना जीवन भरा होगा, इतनी शक्ति होगी कि हम कह नहीं सकते। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे बहुत दूर नहीं मालूम होते। कहीं न कहीं वे हमारी आत्मा के बहुत ही करीब हमें महसूस होते हैं। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। अर्थात बुद्ध ने कई संदेश दिए हैं, बहुत ही अच्छे संदेश दिए हैं। उन्होंने अपने संदेशों को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में उनके अनुयायी हैं जिनके द्वारा उनका संदेश उन्होंने पहुंचाया है। और कहीं न कहीं उनकी जो वाणी है, उनकी जो आवाज़ है, वो हमारे कान में धीमी आवाज़ में क्या कहते हैं कि हमें संघर्ष से नहीं भागना चाहिए। जीवन में संघर्ष तो आते ही हैं, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। संघर्ष से दूर भागकर कुछ हासिल नहीं होता और जीवन में विकास और प्रगति की ओर हमें बढ़ना चाहिए। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमें बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे और सफलता भी प्राप्त होगी। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती, थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। अगर हम बुद्ध के विचारों को देखें तो हम कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वे आज भी हमारे आसपास हैं। उन विचारों में उनके जो विचार हैं वो ही हमें किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करते हैं। थरथराहट पैदा करने वाले अनुभव से हम गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय ही समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। अर्थात जिस देश में, जिस जगह पे उन्होंने जन्म लिया, वहाँ पर क्या बताया गया है कि वहाँ पर ज़रूर ही कोई आंतरिक शक्ति होगी और उनके पास कोई बहुत बड़ी संचित निधि, यानी बहुत बड़ी, उसे हम क्या कह सकते, उपलब्धि या उनकी धन राशि के जैसे वे थे।
आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इस भाग में हम देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में, और किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई वे उसके बारे में नेहरू जी क्या बता रहे हैं वे हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर और चाणक्य आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पुरानी पुस्तकों में पढ़ा होगा। चाणक्य की कथाओं से भरी पड़ी हैं किताबें, बहुत सारी उपलब्ध हैं। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। धीरे धीरे वे न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उनकी जो विचारधारा थी उससे लोग परिचित हुए। मूल रूप में वो क्या था, एक तरह का क्षत्रिय आंदोलन था। हमने पढ़ा था कि बौद्ध और महावीर कौन थे, क्षत्रिय वर्ग से थे और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि वो पुरोहितों में, पंडित प्रपंचों में, इनमें विश्वास नहीं करते थे। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। सिकंदर के आक्रमण के बाद दो ऐसे विलक्षण या दो मुख्य व्यक्ति सामने आए जिन्होंने सारी परिस्थितियों को बदल दिया। कौन थे वे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री, प्रिय मित्र और सलाहकार चाणक्य। तो किन दोनों की बात की गई है यहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में बात की है, जो कब आए? सिकंदर के बाद, जिनका साम्राज्य स्थापित हुआ। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यानी पाटलिपुत्र राजधानी वाला जो साम्राज्य था वहाँ से इन्हें निकाला गया था। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहाँ नियुक्त किया था। सिकंदर ने जिन लोगों को वहाँ पे पदस्थ किया था तक्षशिला में, उन यूनानियों के संपर्क में आए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और सिकंदर की आपस में मुलाकात भी हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना परचीर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता क्या होती है इसका एक नया नारा दिया और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को जागृत किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया और अंत में क्या किया? तक्षशिला पर इन्होंने अर्थात चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। चंद्रगुप्त ने उन लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, उन्हें ये समझाया कि लोगों के हमें गुलाम नहीं रहना है, और इस प्रकार उन्होंने यूनानियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया और अपने शासन को पटना तक पहुंचाया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अंत में सिकंदर की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस प्रकार जो लिखित इतिहास हम देखते हैं उसमें एक बहुत विशाल केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। यह नया राज्य था कैसा? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण
सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है, और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये जो हैं पुस्तकें, इनमें जो कि उसी समय लिखी गई थी, उनमें इस ये राज्य कैसा था, इसको किस प्रकार से इस पर शासन किया गया, उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। और भारतीय लोगों ने भी उस पर लिखा है और यूनानी लोगों ने भी उस पर लिखा है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। कौन है कौटिल्य? चाणक्य का ही दूसरा नाम है। और चाणक्य कौन थे? जो सम्राट मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मित्र भी कह सकते हैं और उनके मंत्री भी कह सकते हैं हम। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था। यहाँ पर चाणक्य के बारे में बताया, चाणक्य नीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आपने सुना भी होगा चाणक्य से संबंधित कहानियाँ। तो वो कैसे थे? बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी वे बहुत बड़े आदमी थे। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में भी कौटिल्य या चाणक्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है और न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। इसमें चाणक्य के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे साहसी भी थे और षड्यंत्र भी करना जानते थे, अभिमानी भी थे, यानी उन्हें अपने आप पे गर्व भी था, और प्रतिशोध लेना भी जानते थे, बदला लेना भी जानते थे। और वे कभी अपने अपमान को, अगर उनका किसी ने अपमान किया तो उसे भूलते नहीं थे, और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना वे जानते थे। मुद्रा राक्षस ये दिशाग दत्त के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिसका भी मैंने वर्णन किया। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। किसके बारे में बात की है? चाणक्य के बारे में, कि वे दुश्मन को धोखा देना जानते थे। हर हालत में जीत कैसे हासिल करना है वे अच्छी तरह से जानते थे। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ से संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अर्थात जो मंत्री होता है वो सम्राट का सलाहकार होता है ना, उनके राज्य में कुछ गलत ना हो उसका भी ध्यान रखता है। तो वो सम्राट को अपने जिस सम्राट तो राजा होता है, वो किसी का गुलाम तो होता नहीं है, परंतु यहाँ पे ये बताया गया है कि जो चाणक्य थे वो अपने सम्राट को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या समझते थे? अपने प्रिय शिष्य जैसा मानते थे कि ये उन्हें सलाह देंगे और वे मानेंगे। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवा निवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। मतलब उसको धन दौलत से मतलब नहीं है। जो कुछ भी वो करता है वो किसके लिए करता है? एक तपस्वी जीवन वो जीता है, वो उसे पैसा धन दौलत से मतलब नहीं है, और वह अपनी शपथ पूरी करता है। यानी वो जिसका मित्र है, राजा का मित्र है, तो राजा के साथ कुछ गलत होते नहीं देख सकता, और राजा के प्रति अगर कोई षड्यंत्र करता है तो उस षड्यंत्र से कैसे, उस चक्रव्यूह से अपने राजा को कैसे बाहर निकालना है वह जानता है। और जब वह अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो सेवानिवृत्त हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं रिटायर हो जाता है। तो इस तरह से निवृत्त होकर चिंतन मनन का एक तपस्वी जीवन जीना उसे पसंद है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही हो जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता हो। अब कई बार हम देखते हैं कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कई बार धर्म के पालन के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करते या किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचते, परंतु चाणक्य के विषय में थोड़ा सा अलग है। वे किसी भी प्रकार से कुछ भी करने में वे संकोच नहीं करते, हिचकिचाते नहीं थे। उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वे करते थे। चाणक्य नीति में है, चाणक्य के बारे में लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, जो धैर्यवान नहीं है उसका न वर्तमान है न भविष्य है।
अर्थात धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेकानेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया गया है। चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें बहुत सारे विषयों पर लिखा गया है। शासन के सिद्धांत क्या होने चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है। चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से इसमें वर्णन है। और चाणक्य ने क्या कहा था कि अगर आपकी सेना बहुत विराट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी सेना होने से ही आप जीत हासिल करेंगे। सेना में अनुशासन होना चाहिए और उसका उचित नेतृत्व करने, उसका जो लीडर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो इतनी बड़ी संख्या उस नेता के लिए ही, उस सेनापति के लिए ही बोझ बन जाएगी। और चाणक्य की एक कौटिल्य अर्थशास्त्र भी उपलब्ध है। पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागबानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल है। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। तो ये जो इनकी पुस्तकें मैंने यहाँ पे दिखाई आपको, कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसमें सब सारे ही, लगभग सारे ही विषय, उसमें सारे ही विषयों में चर्चा है ना। यहाँ पे कितने सारे विषय अभी हमने देखा, नगर व्यवस्था क्या होती है, रीति रिवाज सामाजिक क्या होते हैं, विवाह, तलाक, फिर इसमें सबसे अच्छी बात क्या, विधवा विवाह। उस समय तो बहुत पुराने समय की बात है कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती तो उसके विवाह का विरोध होता था, परंतु यहाँ पर चाणक्य ने उनकी पुस्तक में विधवा विवाह को मान्यता दी है, उसे सही बताया है। और तलाक को भी सही बताया कि अगर पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते तो वे तलाक भी लेकर अलग हो सकते हैं। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। तो ये उस समय जो राज्याभिषेक होता था, जो राजा बनता था, वो जब शपथ लेता था तो इस पुस्तक के अनुसार क्या होता है कि उससे राजा को अपनी प्रजा की सेवा करनी है। वो राजा मतलब सिर्फ ठाट बाट से रहने के लिए नहीं बना है, वास्तव में वो प्रजा का सेवक होगा। उसे प्रजा के सुख दुख का, खुशहाली का, सबका ध्यान रखना होगा और उसे वही चीज़ अच्छी लगेगी जो उसकी प्रजा को अच्छी लगती है, अर्थात प्रजा के सुख के लिए उसे कार्य करना है। यह नहीं कि राजा को जो चीज़ अच्छी लगे वह उन नियमों को बनाए या उस तरह की न्याय व्यवस्था या सब कुछ अपने राज्य में रखे। उसे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि प्रजा किस बात में खुश है। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी, मतलब प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी होना चाहिए। अगर राजा नई नई चीज़ें करता है प्रजा के लिए, राजा अगर उत्साहपूर्वक अपनी प्रजा की देखभाल करता है तो प्रजा भी अत्यंत प्रसन्न रहेगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते, अर्थात सार्वजनिक काम जो सबको मिलजुल के करने हैं वे भी राजा की मर्जी से नहीं होंगे, बल्कि प्रजा के अनुरूप उसे कार्य करना होगा। यदि कोई राजा अनीति करता है, मतलब अगर न्याय व्यवस्था
या किसी भी प्रकार का बुरा आचरण करता है, क्रूरता करता है प्रजा के साथ, तो प्रजा को ये अधिकार रहेगा कि वह अपने राजा को हटाकर किसी अच्छे व्यक्ति को जो नीतिगत फैसले करता हो उसे राजा की गद्दी पर बिठा दिया जाए। तो इस प्रकार से जो कौटिल्य या कहें कि चाणक्य नीति जो थी वह बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलझी हुई और सोच समझ के बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है चाणक्य को उस समय पे। तो इस प्रकार की थी जिसमें किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, परंतु अगर कोई राजा से प्रतिशोध लेना चाहता था तो उसके लिए भी चाणक्य जो थे वे अपनी नीति को बदल के बदला लेने में या प्रतिशोध लेने में भी हिचकते नहीं थे। तो यह भाग जो है भारत की खोज का यहाँ पर समाप्त हुआ। अगला भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।